तो दोस्तों पहले पार्ट में हमने बात की सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में कि सिंपल मूविंग एवरेज की एक्चुअली कंस्ट्रक्शन क्या होती है, वो किस ढंग से काम करती है और मूविंग एवरेज को हमको किस रूप में देखना चाहिए। अब सिंपल मूविंग एवरेज के अलावा एक दूसरी तरह की मूविंग एवरेज भी होती है जो कि थोड़ी सी फास्ट है इससे, यानी वो फास्ट रिएक्ट करती है मार्केट की या उस स्टॉक की भाव की किसी भी मूवमेंट के ऊपर, और उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपकी स्क्रीन पे ये चार्ट जो आप देख पा रहे हैं ये सिंपल मूविंग एवरेज है जैसे हमने पहले बात की। अब आप देखेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये जो मूविंग एवरेज लगी हुई है चार, ये भी मूविंग एवरेज ही है एक्चुअली, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। सिंपल मूविंग एवरेज के अंदर क्या होता है कि हम, जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको, 5 कोई रेट हमें मिले हुए हैं क्लोजिंग प्राइस, हम उन 5 रेट को जोड़ देते हैं, उसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद जब छठा रेट हमारे पास आता है तो हम पहले वाला जो था उसको हम ड्रॉप कर देते हैं और उसके बाद उन 5 का रेट लेते हैं। तो इस तरह से वो एवरेज आगे बढ़ती है। लेकिन एक्सपोनेंशियल के अंदर क्या होता है, इसमें एक फॉर्मूला लगाया जाता है। उस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम जो करंट प्राइस आ रहा है उसकी वेटेज बढ़ा देते हैं। यानी आपको मैं इसको सीधी भाषा में समझाता हूं। आज मान लेते हैं हमने पिछले 40-50 दिन का भाव लिया, हम 50 दिन का भाव जब जोड़ते हैं उसकी एवरेज निकालते हैं तो वो एवरेज जो है भाव से आपको काफी नीचे या ऊपर मिलेगी, क्योंकि वो स्लो मूव करती है। जैसे मैंने आपको कहा लैगिंग इंडिकेटर है, पीछे पीछे चलता है। लेकिन एक्सपोनेंशियल के अंदर एक खासियत ये है कि बाई चांस किसी दिन उस प्राइस के अंदर कोई बहुत बड़ी मूवमेंट आ गई, उस 50 दिन के अंदर 51वें दिन के अंदर अगर कोई बहुत बड़ी मूवमेंट आ गई तो उस मूवमेंट की वेटेज को बढ़ा देती है ये अपने आप। ये उसको उसी वेटेज के हिसाब से नहीं लेती है जैसे सिंपल मूविंग एवरेज लेती है। सिंपल मूविंग एवरेज का तरीका क्या है कि जो भी रेट हमारे सामने आया 51वें दिन, हमने उसको जोड़ दिया और सबसे पहले वाला जो रेट था उसको हमने हटा दिया, इसके अलावा वो कुछ नहीं करती। लेकिन एक्सपोनेंशियल क्या करती है, जो भी रीसेंट डेटा उसको मिल रहा है, जो भी अभी करंट रेट आ रहा है, उसकी वेटेज बढ़ा देती है वो, चाहे वो डेटा नेगेटिव हो चाहे वो डेटा पॉजिटिव हो। अगर उस डेटा का साइज बड़ा है, भाव में फर्क बहुत ज्यादा आया है, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक्चुअली जल्दी मूव करती है सिंपल की कंपैरेटिवली। मैं आपको इसको चार्ट पे डिफरेंस दिखाता हूं कि ये डिफरेंस कैसे काम करता है। जैसे कि आप अपनी चार्ट पे देख पा रहे हैं, ये दोनों मूविंग एवरेज जो लगी हैं उसमें एक सिंपल मूविंग एवरेज है रेड वाली और एक ब्लू वाली जो है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसने क्या किया है आप यहां से देखिए, ये दोनों मूविंग एवरेज लगभग एक ही तरीके से साथ साथ चलती आ रही हैं क्योंकि भाव सीधा सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन इस एरिया में हुआ क्या कि भाव ने बहुत बड़ी मूवमेंट दे दी एक साथ। तो ये रेड वाली जो लाइन है इसको घूमने में तो टाइम लगा, लेकिन ब्लू वाली लाइन इमीडिएटली पास आ गई प्राइस के। ये प्राइस के पास आ गई बहुत जल्दी क्योंकि इसने इस 5 दिन का जो डेटा था, अभी अभी जो करंट आया था डेटा, उस डेटा की वेटेज बढ़ा दी और उसको अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया। जैसे ही उसने उसकी वेटेज बढ़ाई, उसने देखा कि पीछे का जो डेटा, जो भाव हमारे पास आ रहा था, उससे ये डेटा बहुत बड़ा है। यानी ये 5 दिन के अंदर जो गिरावट आई है वो पिछले 2 महीने 3 महीने की सारी चाल के बराबर है। उसने वेटेज बढ़ा के जब वो डेटा लिया तो उसकी मूवमेंट फास्ट हो गई। आप इसीलिए देख पा रहे हैं कि इस एरिया के बाद ये रेड और ब्लू के बीच का जो गैप है वो बहुत बढ़ गया है। जो गैप इस एरिया के अंदर बिल्कुल नहीं था वो गैप इस एरिया में बहुत ज्यादा हो गया है। यानी रेड वाली जो एवरेज है वो पीछे रह गई है और ब्लू वाली जो है पास आ गई है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है
वो प्राइस के जल्दी रिएक्ट करती है, इसीलिए हमारे लिए वो ज़्यादा फायदेमंद है। अब आप मान लीजिए कि आप प्राइस के ऊपर या नीचे जाने के ऊपर बाय या सेल करते हैं, जैसा पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो अगर ये प्राइस यहां से घूम जाता तो पहले कौन सी एवरेज कटती, ब्लू वाली कटती कि रेड वाली कटती? आप इस चार्ट पे देख पा रहे होंगे कि अगर ये प्राइस यहीं से घूम जाता तो पहले ये ब्लू वाली लाइन कटती, रेड वाली बाद में कटती, यानी कि हमको सिग्नल पहले ब्लू वाली से मिलता, रेड वाली से हमें बाद में मिलता। आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि एक खबर है, एक आदमी आपको उसको एक दिन पहले बताता है और एक आदमी आपको एक दिन बाद बताता है। खबर है, दोनों को वो खबर पता है, लेकिन एक ने आपको 24 घंटे पहले उसकी सूचना दी है, थोड़ा पहले बताया है, तो वो आदमी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट वाला है, क्योंकि इस मार्केट के अंदर जो पहले खबर बताएगा वही ज़्यादा फायदेमंद है हमारे लिए। अगर हमें पहले पता चल जाएगा तो हम एक्शन भी पहले लेंगे। इस चार्ट को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे, जो भी रेट आपके सामने यहाँ आ रहे हैं उसके हिसाब से देखूं तो ये वाली जो एवरेज है ये करीबन 2100-200 के आसपास है और ये वाली एवरेज 2400 के आसपास है, यानी कि करीबन 150 से 200 पॉइंट का डिफरेंस है। यानी अगर एक्सपोनेंशियल ऊपर कटती तो वो 150 रुपये नीचे ही आपको बाय का सिग्नल दे देती, जबकि अगर आप सिंपल मूविंग एवरेज के कटने का वेट करते तो आपका सिग्नल आता ज़रूर, लेकिन वो 150 रुपये ऊपर आता, तो आपके हाथ से वो 150 रुपये चले जाते। अगर आप मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं, यानी कि भाव अगर मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूंगा, तो पहले कौन सी एवरेज कटती? पहले कटती ब्लू वाली, हमको वो सिग्नल पहले देती। इसलिए मूविंग एवरेज जो लोग यूज़ करना चाहते हैं या करते हैं, मेरी उनको सलाह ये है कि वो सिंपल मूविंग एवरेज की जगह एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करें। इसका एक खास फॉर्मूला होता है जो कि लगभग हर सॉफ्टवेयर में, ट्रेडिंग या चार्टिंग सॉफ्टवेयर में होता है। अगेन आपको वो फॉर्मूला जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये मालूम करने की ज़रूरत नहीं है कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। आप जिस सॉफ्टवेयर में जाएंगे वहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। जब आप सिंपल मूविंग एवरेज डालेंगे तो सिंपल आएगी, जब आप एक्सपोनेंशियल डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक्सपोनेंशियल लगाएगा। यानी कि अगर मैं सॉफ्टवेयर को ये बोलता हूँ कि मुझे 20 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज चाहिए या एक्सपोनेंशियल चाहिए, मुझसे वो पूछेगा कौन सी वाली चाहते हैं आप, तो आपको हमेशा एक्सपोनेंशियल यूज़ करनी है, जो कि आपको फास्ट सिग्नल देगी, आपको पहले बताएगी और वो रीसेंट डेटा को पहले इनकॉर्पोरेट करती है और आपको फास्ट सिग्नल देती है। अब मैं आपको इसको कैलकुलेशन से भी समझा देता हूं। जैसे आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मान लेते हैं ये डेटा मैंने कुछ लिया है, ये पिछले 9 दिन का डेटा है, कोई भी डेटा है, 1 तारीख से शुरू हुआ 9 तारीख तक ये भाव आपके सामने आ रहे हैं। 160 रुपये, 170 रुपये, 170, फिर 100, 170, 180, ऐसे ये पूरी कैलकुलेशन चल रही है। अब इसके अंदर हमने 5 दिन की लास्ट 5 डेज की सिंपल मूविंग एवरेज को कैलकुलेट कर लिया, तो ये 5वें दिन से शुरू होगी, क्योंकि पहले तो शुरू हो नहीं सकती। 5 दिन जब पूरे होंगे तभी एवरेज तैयार होगी। तो 5वें दिन के ऊपर ये एवरेज आई है 154 और उसके बाद आई है 158, फिर 158, फिर 158 और फिर एकदम से 172 आ गई है एवरेज। अब हम ये देखते हैं ये अचानक से जो एवरेज की कैलकुलेशन में इतना बड़ा जो गैप आया है वो क्यों आया है? वो गैप दोस्तों इसलिए आया है क्योंकि ये चौथे दिन और 5वें दिन के अंदर अगर आप देखेंगे तो रेट में डिफरेंस 70 रुपए का सिंगल डे के अंदर हुआ है, लेकिन इसने ये 70 रुपए का जो डिफरेंस है उसको इनकॉर्पोरेट करने में 5 दिन लगा दिए, उसके बाद जाके इसके अंदर कहीं इफेक्ट आया है। अब मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो ये नीचे आप देख रहे हैं, इस पे इसका फॉर्मूला लगा हुआ है जिसमें फैक्टर जोड़ा जाता है 0.33, यानी वेटेज दी जाती है रीसेंट डेटा को। उसकी कैलकुलेशन देखते हैं इसी 5वें दिन से। 5वें दिन के ऊपर
ये सिंपल मूविंग एवरेज जो थी 154 रुपए यानी 154 थी, ये 152 थी, और अगले दिन ये पहुंची 158 रुपए, ये 162 रुपए, ये फिर 158 रुपए, ये 164 रुपए, ये 158 रुपए, ये 166 रुपए, और ये 172 जब पहुंची तब ये 168 पहुंची। यानी इसके अंदर आप शुरू से लेकर के कभी भी कोई जर्क नहीं देखेंगे। इसने 4th डे से लेकर 5th डे में जैसे ही जंप लगी 100 से 170 हुआ, इसने काफी हद तक उसको अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया। यानी 144 रुपए का जो भाव था वो 152 रुपए हो गया। ये भाव 170 से जैसे ही 100 आया था इसने एकदम से इनकॉर्पोरेट कर लिया 166 रुपए से 144 रुपए। सिंगल डे के अंदर इसने 22 रुपीज की एवरेज अपनी कम कर दी इसी डेटा के सामने। तो आप ये देख रहे हैं कि इसकी जो मूवमेंट है वो बहुत ही स्मूथ रहती है। और ये रीसेंट जो चेंजेस होते हैं, जैसे यहाँ एक बहुत बड़ा चेंज हुआ कि 170 रुपए से 100 रुपए आया और फिर 170 रुपए चला गया, इस चेंज को इसने बहुत जल्दी, बहुत इमीडिएट इफेक्ट के अंदर अपने अंदर ले लिया और वो एवरेज स्मूथ चलती जा रही है। जबकि सिंपल मूविंग एवरेज ने लास्ट के दिन में 9th डे के अंदर जो है अपना जंप दिखाया है सारा का सारा एक ही दिन के अंदर, जबकि यहाँ पर एक अच्छी चाल के द्वारा ये एवरेज जो है वो चलती जा रही है। तो एक्सपोनेंशियल जो मूविंग एवरेज है वो इस मामले में बहुत ही बेहतर है कि आप जब उसको यूज़ करते हैं वहाँ पर आपको इस तरह का कोई लैग नहीं मिलता कि कभी कोई डेटा बड़ा कभी आ गया ऊपर या नीचे का, किसी भाव में मूवमेंट बड़ी आ गई, 20% ऊपर खुल गया स्टॉक, 20% नीचे खुल गया। तो ऐसा नहीं है कि आपकी एवरेज इंतजार करती रहेगी 20 दिन बाद चलूंगी मैं तो, क्योंकि आप अगर 20 दिन की एवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें वो रीसेंट डेटा जो अभी अभी आया है बड़ा वाला, उसका असर आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन एक्सपोनेंशियल जो एवरेज है उसका असर इमीडिएटली लगभग 1-2 दिन के अंदर ही ले लेती है और अपनी चाल दिखा देती है। उससे हमें क्या मिलता है कि सिग्नल हमें बहुत फास्ट मिलते हैं, हम बाय या सेल का डिसीजन बहुत जल्दी से ले सकते हैं अगर हम एक्सपोनेंशियल को यूज करते हैं। मैं अब आपको इसी चीज को उसी चार्ट पे दिखाता हूं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हमने सिंपल मूविंग एवरेज लगा के दिखाई थी आपको कि भाव जब सिंपल मूविंग एवरेज को काटता है ऊपर या नीचे आपको बाय सेल के सिग्नल कैसे मिलते हैं। उसी चार्ट के ऊपर ये मैंने फिर दोनों एवरेज लगा दी हैं। ब्लू कलर वाली जो है सिंपल मूविंग एवरेज है, रेड कलर वाली जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। सेम टाइम की दोनों एवरेज जो है एक ही टाइम की लगी हुई हैं, लेकिन एक सिंपल है और एक एक्सपोनेंशियल है। तो आप जब देखेंगे यहाँ पे कि दोनों की चाल इस जगह से लगभग सेम थी, यहाँ पे एक बहुत बड़ा राइज आया तो इसने अपनी चाल को ऊपर की तरफ जल्दी से लिया, यानी ये डेटा इसने बहुत जल्दी अपने अंदर असर ले आई उसका। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आप, ये एक बहुत बड़ा गिरावट आया हुआ है इसके अंदर, जैसे पिछले वाले चार्ट में भी था। तो ये जो रेड कलर की लाइन है इसकी मूवमेंट जल्दी शुरू हुई है नीचे की तरफ। ये ब्लू वाली अभी घूमते घूमते समय लगाएगी, इसके अंदर अभी बहुत सारा माल बाकी है, क्योंकि इसको अपना पुराना वाला जो बैगेज है, पिछले 50 दिन का जो बैगेज है, उसको धीरे धीरे उतारना है। ये जो डेटा है इसका साइज इतना बड़ा है, आप देखेंगे कि ये पिछले करीबन 5-6 महीने की चाल 1 महीने में ये साफ हो चुकी है और ये पूरी चाल को ये स्टॉक यहाँ से गिर के पूरा कर चुका है। तो इस चाल को इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने अपने अंदर बहुत जल्दी से ले लिया। और इसका बीच का गैप आप देखिए वो पिछले चार्ट की तरह कि जब भी बड़ा डेटा भाव में कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा वो सबसे पहले आपको एक्सपोनेंशियल के अंदर दिखेगा, सिंपल में आपको थोड़े टाइम के बाद दिखेगा। तो कुल मिला के कहानी ये है कि आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे बनती है,
इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे सर, हमें खुद तो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। आपको खुद कुछ भी नहीं करना है, लेकिन ध्यान सिर्फ इस चीज़ का रखना है कि जब भी मूविंग एवरेज का यूज़ कर रहे हो, बेहतर ये है कि आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज़ करें, क्योंकि वो फास्ट होती है और आपको सिग्नल जल्दी से मिलते हैं आइदर बाय और सेल। तो ये हमारा मूविंग एवरेज का जो चैप्टर था यहाँ ख़त्म होता है। मूविंग एवरेज के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। एक तरह से ये फॉलो करती है उस प्राइस को, ये उसके पीछे पीछे चलती है। एक लैग्ड इंडिकेटर है, थोड़ा बाद में चलता है, लेकिन ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और इसको अगर आप यूज़ ढंग से करते हैं, अगर आप समझ से करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर, काम करने के ऊपर, ये आपको वो रिटर्न दे सकती है आप सोच भी नहीं सकते। बेसिक कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए बस। वो कॉन्सेप्ट ये है कि वो समझदार आदमी, वो बड़ा पैसा जिसके पास है, वो पैसे की एवरेज है ये लास्ट 20 दिन में या 50 दिन में या 100 दिन में। जो भी आदमी है वो बड़ा, उसने जो बाय या सेल किया है ये उसकी एवरेज है। इसके नीचे अगर वो आ गया है तो भी अच्छी बात नहीं है, और अगर वो स्टॉक गिर रहा था और इसके ऊपर आ गया है तो भी आपको सावधान होना है कि भैया आपको इसका मतलब ट्रेंड के अंदर चेंज आ रहा है। और एक बात और कि मूविंग एवरेज किसी की भी कोई खास नहीं हो सकती। आप सिर्फ सिंपल तरीके से यूज करने के लिए आपको मैंने बताया, आप 4 मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं, 20 दिन की, एक 50 दिन की, एक 100 दिन की, एक 200 दिन की। 20 दिन का मतलब मोटा मोटी 1 महीना होता है, और 50 डेज का मतलब मोटा मोटी 2 से 2.5 महीने होते हैं। 100 डेज का मतलब 6 महीने के आसपास का समय होता है, और 200 का मतलब लगभग 1 साल का समय होता है। आप टीवी पे भी कई बार सुनते होंगे ये स्टॉक 200 के ऊपर आ गया, 200 के नीचे आ गया, कई बार वो 2 बार ऊपर नीचे आएगा जाएगा, लेकिन 200 की जो एवरेज है मोटा मोटी ये मान के चला जाता है कि पिछले पूरे 1 साल की एवरेज है। यानी वो स्मार्ट आदमी ने पिछले 1 साल में जितना भी माल लिया है, अगर इस एवरेज के नीचे जाके वो स्टॉक सस्टेन करता है तो उस स्मार्ट आदमी की एवरेज के नीचे चल रहा है, इसका मतलब इसका ट्रेंड जो है शॉर्ट टर्म में चेंज हो चुका है। और जब तक अब ये उसके ऊपर नहीं आ जाता है तब तक हम ये मानेंगे कि ये गिरावट में चल रहा है। और इसी तरह से मूविंग एवरेज को यूज़ किया जाता है। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप चार्ट पे जाइए, देखिए, एनालाइज कीजिए और छोटी क्वांटिटी के अंदर काम कीजिए। और जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो सिंपल से बेहतर है, इसलिए कोशिश ये कीजिए कि अपने चार्ट के ऊपर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कीजिए। अब इसके अगले स्टेप में हम जानेंगे कि हमने चार्ट के बारे में पूरा सीख लिया। हम शुरुआत से शुरू हुए थे, हमने चार्ट के बारे में सीखा, चार्ट कितनी तरह के होते हैं, कैंडल स्टिक कैसे काम करती हैं, इसके अलावा पैटर्न्स जो बनते हैं वो कैसे दिखते हैं, हमको उसके अंदर कैसे काम करना चाहिए। अब हमने देखा मूविंग एवरेज क्या होती है, ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं, ये सब बात की हमने। तो जब अब चार्ट आपके सामने आएगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, आपके एक्चुअली स्टेप्स क्या होने चाहिए एक चार्ट को देखने के समय, उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मैं प्रैक्टिकल पे आऊँगा, आपको चार्ट खोल के दिखाऊंगा कि इस चार्ट के ऊपर आपको कैसे कैसे टूल्स के इस्तेमाल करने होते हैं, कोई टूल कैसे लगाना होता है, किस तरह से आपको रीड करना होता है, किस तरह से राइड करना होता है, स्टॉप लॉसेस अपने कैसे लगाने होते हैं। और अगर कोई चीज़ आपकी दिशा में चलनी शुरू हो जाए तो आपको अपने स्टॉप लॉस कैसे ऊपर या नीचे करने होते हैं। तो पहले जान लेते हैं स्टेप्स क्या होते हैं चार्ट को एनालाइज करने के। चार्ट खोलने के पहले, चार्ट खोलने के बाद हमें सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है। पहली चीज़ तो आती है ट्रेंड। सबसे पहले आपको ट्रेंड देखना है कि वो स्टॉक जो पर्टिकुलर चार्ट आप खोल रहे हैं वो किस तरह के ट्रेंड में चल रहा है। ट्रेंड का मतलब ऊपर, नीचे और साइडवेज। जैसे आपको मैंने बताया था कि जो ट्रेंड है वो सिर्फ 3 तरह के होते हैं, या तो ऊपर जा रहा होगा वो स्टॉक, या नीचे आ रहा होगा, या खड़ा हुआ होगा।
ट्रेंड को पहचानने का एक बहुत ही सीधा तरीका आपको एक और बता देता हूं कि कोई भी ट्रेंड आप कैसे पहचान सकते हो कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या खड़ा हुआ है। वैसे तो आपको देखकर भी मालूम चल जाएगा कि ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, फिर भी एक सिंपल फॉर्मूला ये है कि आपकी जो ट्रेडिंग स्क्रीन है, आपकी जो चार्ट की स्क्रीन है, उसके अंदर देखिए आपके उल्टे हाथ का लेफ्ट हैंड साइड का जो कॉर्नर है, यानी ये एरिया आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, अगर कोई स्टॉक इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में जा रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड के नीचे वाले कॉर्नर से राइट हैंड साइड के ऊपर वाले कॉर्नर में अगर जा रहा है, इसका मतलब वो अप ट्रेंड है। अगर कोई स्टॉक आपके उल्टे हाथ के ऊपर वाले कॉर्नर से राइट हैंड साइड के नीचे वाले कॉर्नर में जा रहा है, इसका मतलब वो डाउन ट्रेंड में है। और कोई अगर आप चार्ट ऐसा देखते हैं जो स्क्रीन के बीच में से बीच में जा रहा है, यानी यहां से चल रहा है और ऐसे ऐसे चल रहा है, ये साइडवेज है। ये नंबर 1 ट्रेंड है, ये नंबर 2 ट्रेंड है और ये नंबर 3 ट्रेंड है। ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है और ये रेंज बाउंड है। जैसे हमने बात की कि साइडवेज खड़ा हुआ है, यानी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड के नीचे वाले कॉर्नर से ऊपर वाले कॉर्नर तक अप ट्रेंड, ऊपर से इस साइड में आएगा तो वो डाउन ट्रेंड और बीच में से बीच में जा रहा है, इसका मतलब वो साइडवेज। तो ट्रेंड को जब हम पहचान जाते हैं कि ये अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज में है, उसके बाद हमें उसी हिसाब से काम करना है। मैंने पहले भी बताया है आपको, अप ट्रेंड में अगर वो स्टॉक है तो आपको उसको कभी भी बेचना नहीं है, यानी शॉर्ट सेल नहीं करना, उल्टी तरफ का सौदा आपको कभी नहीं डालना। अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो आपको होशियार नहीं बनना है, आपको वहां पर उसको बाय नहीं करना है, आपको जब भी करना है उसको सेल ही करना है। और जो स्टॉक आप देखते हैं कि रेंज में बना हुआ है, साइडवेज चल रहा है, वो स्टॉक के अंदर आपको एक्चुअल में काम ही नहीं करना है, क्योंकि उस स्टॉक के अंदर कोई भी टेक्निकल स्टडी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी और वहां पर आप शुरुआती स्टेज में चूंकि हैं तो आपको लॉस होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप फिलहाल उस ट्रेंड से दूर रहिए जहां खड़ा हुआ है वो स्टॉक, और आप कोशिश ये कीजिए या तो अप ट्रेंड वाले स्टॉक में काम करें या डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक। और एक बार जब ये फाइनल हो जाता है कि ट्रेंड कौन सा है, फिर दूसरा स्टेप आता है कि हमें सपोर्ट देखनी है या रेजिस्टेंस देखनी है। अगर वो अप ट्रेंड में चल रहा है तो उसकी सबसे अच्छी सपोर्ट एरिया कौन सा है, कौन सा सपोर्ट एरिया हो सकता है। पिछले वाले वीडियो याद कीजिए, मैंने बताया था आपको, जो पहले उसकी कभी रेजिस्टेंस रही है वो उसकी सपोर्ट बन जाएगी। जो स्टॉक किसी भी तरीके से रेजिस्टेंस को पार करके ऊपर आया है, जब भी वो ऊपर से नीचे आएगा उस एरिया में उसको सपोर्ट मिलेगी। आप अपनी स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं, मान लेते हैं ये स्टॉक यहां से निकला, यहां पे खड़ा हुआ बहुत टाइम, उसके बाद यहां निकल गया, तो अब जब भी वो नीचे गिरेगा उसको इस एरिया में सपोर्ट मिलने वाली है। यहां से वो नीचे आसानी से नहीं जा पाएगा, क्योंकि पिछली बार जब वो ऊपर आ रहा था उसको यहां रेजिस्टेंस मिली थी। और कोई स्टॉक अगर नीचे गिर रहा है तो वो हर बार, अगर मान लेते हैं उसने यहां पिछली बार सपोर्ट ली थी, अगली बार जब वो बाउंस लेगा उसको इसी एरिया में रेजिस्टेंस मिलने वाली है। अक्सर रेजिस्टेंसें ऐसे ही मिलती हैं, ये हमने पहले भी बात की है। तो जब चार्ट खोलें सबसे पहले देखें डाउन ट्रेंड में अगर है तो इसकी रेजिस्टेंस कहाँ पे है, अप ट्रेंड में है तो इसकी सपोर्ट कहाँ पे है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस बाकी टूल से भी देखी जा सकती है, जैसे मैंने बताया आपको कि आप ट्रायंगल अगर है वहां भी देख सकते हैं, रेक्टेंगल अगर बन रहा है, फ्लैग बन रहा है और कोई पैटर्न बन रहा है, कोई मूविंग एवरेज आ रही है, कोई ट्रेंड लाइन वहां मैच कर रही है, क्यों कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जो आपको ये बताएगी कि ये इसका सपोर्ट एरिया है या रेजिस्टेंस एरिया है। तो जब हम ये देख लेते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, उसके बाद में हमें एक चीज देखनी होती है मोमेंटम, कि ये पर्टिकुलर जो स्टॉक है इसमें कितना भारी मोमेंटम है, ये कैसे ऊपर जा रहा है स्पीड से, कैसे नीचे आ रहा है,
क्या इसके अंदर तेजी बहुत ज़्यादा है या धीरे धीरे चल रहा है ऊपर, क्या इसके अंदर गिरावट बहुत तेजी से आ रही है या धीरे धीरे आ रही है, ये भी बहुत डिपेंड करता है कि हम उस स्टॉक को लें या ना लें। आपको फिर इसको बोर्ड पे समझाता हूं कि इसका क्या मतलब है और मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। आपके सामने जैसे आ रहा है, ये एक लाइन बन रही है, ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ये एक लाइन बन रही है, ये लाइन भी ऊपर की तरफ जा रही है, ये एक लाइन बन रही है, ये लाइन भी ऊपर की तरफ जा रही है, ये एक लाइन बन रही है, ये लाइन भी ऊपर की तरफ जा रही है, ये एक लाइन बन रही है, ये लाइन भी ऊपर की तरफ जा रही है, और ये एक लाइन नीचे है, ये लाइन भी ऊपर की तरफ जा रही है। अगर ये मैं आपको 5-6 लाइन दिखाऊं और आपको पूछूं कि सर ये स्टॉक कहाँ जा रहा है, ऊपर या नीचे, तो आप कहेंगे सर ये ऊपर जा रहा है। ये सारे ही ऊपर जा रहे हैं। ये अगर 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक का स्टॉक है तो ये सारे के सारे स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, लेकिन इन स्टॉक के मोमेंटम में बहुत फ़र्क है, इनकी स्पीड में बहुत फ़र्क है। जो दूरी ये 1 नंबर वाला स्टॉक 1 साल में पूरी करेगा, वो दूरी ये 6 नंबर वाला स्टॉक 2 महीने में पूरी करेगा। जितना बड़ा रिटर्न ये 1 नंबर वाला स्टॉक आपको 1 साल में देगा, उतना ही आपको 2 महीने में देगा। तो हम जब चार्ट की एनालिसिस कर रहे होते हैं, हमें ये भी देखना होता है कि वो स्टॉक जिसको मैं बाय करने जा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत स्लो मूविंग है, बहुत ही धीरे धीरे रिटर्न देता है। ऊपर तो जा रहा है, ऊपर जाएगा भी, लेकिन मुझे रिटर्न बहुत ज़्यादा समय में देगा। आप एक बात समझिए, पैसे की हर एक के पास में एक सीमा है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, सीमा सबकी है, कोई ना कोई सीमा आती है सबकी। तो आप अगर ये वाला 1 नंबर वाला स्टॉक लेते हैं तो आप 6 नंबर वाले की कुर्बानी दे के लेते हैं। यानी कि आप कोई भी चीज़ चुनते हैं उसके सामने कुछ ना कुछ आपको छोड़ना होता है। अनलिमिटेड पैसा किसी के पास भी नहीं है कि मैं ये भी ले लूँगा, वो भी ले लूँगा, वो भी ले लूँगा, सब कुछ मैं ले लूँगा, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ छूटता है जब भी आप कुछ लेते हैं। तो सिलेक्शन का मतलब ये है कि हम बेहतर चुनें, हम ऐसी चीज़ चुने जिससे हमारे पैसे के ऊपर हमको रिटर्न जल्दी से आए, वो सिक्योर रिटर्न हो। अच्छा स्टॉक चुने और ऐसा स्टॉक ना चुन ले जो कि ऊपर भी जाएगा, पैसे भी आएंगे, लेकिन 1 साल में 10-15% का रिटर्न आएगा तो क्या फ़ायदा। उसी पैसे को हम उस स्टॉक में लगाएं जिसमें हमें 1 साल में 30% का रिटर्न आए, तो फायदा हमारा उसमें है। और उसके बाद हमें देखना होता है किसी स्टॉक में जब बाइंग आती है या सेलिंग आती है, वो कितने प्रेशर से या कितने फोर्स से आती है। और छठा वाला जो पॉइंट आपके सामने है, रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये भी लगभग उसी की बात है। यानी कि एक स्टॉक ऐसा है उसमें बाइंग आती है, बहुत तेजी से आती है, सेलिंग आती है, धीरे से आती है। आज एक ही सेक्टर के मान लेते हैं 6 स्टॉक हैं, 7 स्टॉक, और मैं लेना चाहता हूं उस सेक्टर के अंदर, तो मैं उस स्टॉक को चुनूं जिसके अंदर अगर बाइंग आए तो तेजी से आए और वो नीचे गिरे तो कम गिरे। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या होता है, चुन ऐसे स्टॉक लेते हैं जिनमें जब बाइंग आती है, सेक्टर में अगर बाइंग आई उनमें बाइंग कम आएगी, सेलिंग आई उनमें ज़्यादा सेलिंग आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं आपको, बैंकिंग है जैसे, उसमें 10 तरह के स्टॉक हैं, लेकिन उसमें HDFC बैंक और एक आध बैंक ऐसा और है जिसके अंदर हमेशा बाइंग ज़्यादा आती है, सेलिंग जब भी होती है पूरे में तब उसमें कम सेलिंग होती है। यानी बैंकिंग अगर ऊपर जा रहे होंगे तो HDFC बैंक जो है सबसे ज़्यादा ऊपर जाएगा, सबसे पहले ऊपर जाएगा, और अगर गिरावट आ रही होगी तो सबसे बाद में गिरेगा और सबसे कम गिरेगा। तो हमको ये भी देखना होता है कि उस स्टॉक में मैं जो लेने जा रहा हूँ उसके अंदर बाइंग और सेलिंग का कितना प्रेशर रहता है। मार्केट की किसी भी तेजी में और गिरावट में वो शेयर ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही बेहुदा तरीके से परफॉर्म करता है। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट 1% गिरी और वो 10% नीचे आ जाएगा, और ऐसा ना हो कि मार्केट 5% ऊपर गई और वो केवल 2% ऊपर गया। ऐसा स्टॉक हमको नहीं चुनना है। हमको पहले ट्रेंड देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखनी है, मोमेंटम देखना है, और दूसरा ये देखना है
कि मार्केट के बिहेवियर के साथ या सेक्टर के बिहेवियर के साथ उसका बिहेवियर कोई बहुत ज्यादा अलग ना हो और वो अच्छा बिहेवियर में आता हो, ना कि बुरे बिहेवियर में। अगर बाइंग आए तो उसमें अच्छी बाइंग आए और सेलिंग आए तो उसमें ज़्यादा ना आए, वो स्टॉक हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। जैसा बताया मैंने आपको कि सब कुछ कोई नहीं ले सकता। आप अगर एक स्टॉक लेते हैं तो एक स्टॉक को छोड़ते हैं आप। बैंकिंग के अंदर अगर मैं लेना चाहता हूं तो मैं HDFC बैंक भी ले सकता हूं, कोई दूसरा भी ले सकता हूं, तो मैं फिर HDFC बैंक क्यों ना लूं? क्योंकि वो ऊपर जाने के समय ज़्यादा जाता है, नीचे आने के समय कम आता है। तो यहाँ पे चॉइस करनी होती है हमारे को। जब चॉइस का मामला होता है तो हमें ये सब चीज़ें नोट करनी पड़ती हैं जो आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं। उसके बाद आखिरी स्टेप में हमें देखना होता है कि करंट जो ट्रेंड चल रहा है, जिसमें भी मैं लेना चाहता हूँ स्टॉक को या बेचना चाहता हूँ, उसकी स्ट्रेंथ एक्चुअली है कितनी स्ट्रेंथ से वो ऊपर जा रहा है, पीछे से कैसे चला हुआ है, उसके हिस्टोरिकल जो है वो कैसी मूवमेंट रही है, एवरेज उसकी क्या कह रही है, पूरी जो स्ट्रेंथ है, जो उसका चार्ट है वो बोल क्या रहा है। अगर वो ऊपर जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गिरता पड़ता सा ऊपर जाता है, कभी गिर जाता है फिर ऊपर जाता है। और एक स्टॉक ऐसा है वो स्टडी तरीके से ऊपर जा रहा है, चाहे चाल उसकी ऐसे है लेकिन वो ऊपर की तरफ चल रहा है। दूसरा स्टॉक ऐसा है थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर गिर जाता है ज्यादा, फिर थोड़ा ऊपर जाता है फिर गिर जाता है ज्यादा। तो इसको भी देखना है कि जो करंट जो ट्रेंड चल रहा है आइदर अप और डाउन, उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, मेरे को फायदा कितनी जल्दी मिलने वाला है। और ऐसा तो नहीं है कि कहीं ये स्टॉक बेहुदा टाइप का स्टॉक है और ऊपर जाएगा कम और नीचे ज्यादा गिर जाएगा। तो इसलिए हमारे को स्ट्रेंथ देखनी बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है मैच्योरिटी और स्टेज, कि हम जिस स्टॉक को लेने जा रहे हैं या बेचने जा रहे हैं, आज की डेट में वो कहाँ पे खड़ा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं उस स्टॉक को आज लेने जा रहा हूं और पहले ही उसके अंदर 200% की चाल आ चुकी है तब मैं लेने जा रहा हूं उसको। हमको हिस्टोरिकल उसके पिछले चार्ट निकाल के देखने हैं कि ये स्टॉक कहां से चला हुआ है, आज की डेट में किस जगह पे खड़ा हुआ है, और मैं जिस स्टेज में उसमें जाना चाहता हूं, स्टॉक को बाय करना चाहता हूं या सेल करना चाहता हूं, उसकी करंट स्टेज क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो ट्रेंड जिसको मैं मान रहा हूं ऊपर है या नीचे है वो मैच्योर होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बाय करूं और ये उसी समय घूम जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं सेल करूं और ये उसी समय रिवर्स हो जाएगा। तो फैसला लेने से पहले हमें ये सब चीजें सोचनी होती हैं और इस फैसले को लेने के अंदर बहुत सारे टूल हमारी हेल्प करते हैं, जिसमें कैंडल स्टिक जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने बताया आपको, जब भी रिवर्सल होते हैं नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, खास तरह के पैटर्न बनते हैं वहां पे। फिर आपके पास ये मूविंग एवरेज है, ट्रेंड लाइंस हैं आपके पास, और इसके अलावा हमने यहाँ बहुत सारी चीजें डिस्कस की जो आपकी हेल्प करेंगी ये जानने में कि ये ट्रेंड कहीं मैच्योर तो नहीं हो रहा है, किसी खास तरह का कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है नीचे या ऊपर। हमारे स्टॉक के अंदर जो हम चार्ट देख रहे हैं, वॉल्यूम कहीं ऐसा तो नहीं है ड्राई होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो भी टॉपिंग आउट का साइन है या बॉटमिंग आउट का साइन है। तो ये सब चीजें छोटी छोटी जो चीजें हैं ये आपको अपने एक्सपीरियंस से चार्ट को रीड कर करके आपको खुद समझ में आ जाएंगी। इसके बाद हमें देखना होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। जो भी मैं पोजीशन बनाने जा रहा हूं, मैं बाय कर रहा हूं या सेल कर रहा हूं, मेरा रिस्क कितना है इसके अंदर। जो रिवॉर्ड मैं सोच रहा हूं वो तो आएगा बाद में, कभी आएगा, लेकिन आज की डेट में पहले रिस्क देखना है हमारे को। रिवॉर्ड तो आपकी आशा है, रिवॉर्ड तो होप है एक्चुअली, वो तो अंदाजा है आपका कि ये स्टॉक यहां से यहां तक जा सकता है, लेकिन रिस्क आपको पहले दिख रहा है कि हाँ ये सामने है। और वो रिस्क कैसे नापेंगे आप, वो रिस्क नापने के तरीके भी हैं, आपको बताया मैंने। आपको कोई सपोर्ट एरिया देखना है, कोई मूविंग एवरेज होगी आसपास उसके, कोई ट्रेंड लाइन होगी उसके आसपास, किसी खास तरह का पैटर्न बन रहा होगा कोई वहां पर जो आपको ये बताएगा कि ये आपका रिस्क रिवॉर्ड है। इससे अगले वीडियो में आपको बताऊंगा मैं स्टॉप लॉसेस आपको कैसे देखने होते हैं,
कहाँ लगाने चाहिए आपको स्टॉप लॉसेस, उससे आपको मालूम चलेगा कि मैं ये स्टॉक लेने जा रहा हूँ सर, इसके अंदर मेरा रिस्क तो है यहाँ से 5% का, और रिवॉर्ड का अंदाज़ा मुझे है नहीं अभी कि 2% होगा, 1% होगा या नहीं होगा। और अगर मान लेते हैं 5% रिवॉर्ड भी है तो भी क्या फ़ायदा, 5% तो मैं रिस्क ही ले रहा हूँ, तो 5 का फ़ायदा क्या। आपको 1:2 से अगर कम आपकी रेशो है, वो सौदा आपको कतई नहीं लेना है। यानी अगर 5 रुपए का रिस्क मैं ले रहा हूं और प्रॉफिट मेरे को 10 रुपए से कम का दिख रहा है, चार्ट पे क्या आ सकता है, हमको वो सौदा नहीं लेना है। बराबर बराबर वाला जो खेम है वो जुआ कहलाता है, ये कोई कसिनो नहीं है। यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि क्या आ सकता है, यहाँ पहले ये देखना है कि क्या जा रहा है, और रिवॉर्ड जो मेरा चार्ट बता रहा है उसके हिसाब से कितना रिवॉर्ड मुझे आ सकता है। कैंडलस्टिक वाले में मैंने बात की थी वीडियो में, याद रहिए कि आज एक कैंडल बनी है तो वो रिस्क हमारी वो कैंडल है पूरी की पूरी। अगर कोई एनगल्फिंग बन गई है, अच्छा सा पैटर्न बन गया है, उसके बाद में उसमें जो ऊपर का रिवॉर्ड आएगा वो बहुत ज्यादा हो सकता है। तो हमें ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जहां पे रिस्क हमारे सामने है और वो छोटा है रिवॉर्ड की कंपैरेटिवली। अगर ऐसा कोई ट्रेड हमारे सामने आता है वो लेना है। ये मार्केट अपॉर्चुनिटी का वेट करके सही टाइम के ऊपर हथौड़ा मारने का नाम है, ना कि हर रोज ट्राई करते रहें कि चलो आज नहीं इसमें बन जाएगा, चलो आज इसमें बन जाएगा, कोई बात नहीं, बहुत दिन हो गए सौदा डाले, ये लेके देख लेता हूँ, बहुत दिन हो गए मैंने ट्रेडिंग नहीं करी, ये करके देख लेता हूँ। इन चीज़ों में, इन बातों में कुछ नहीं रखा हुआ है। अगर आप इस तरीके से ट्रेडिंग करेंगे तो आप आज भी गंवाएंगे, कल भी गंवाएंगे। यहाँ पे आपको वेट करना है, यहाँ पर आपको इंतज़ार करना है उस मौके का जो कि कमज़ोर बॉल कहते हैं क्रिकेट में। वीक बॉल जब आपके हाथ में आएगी तभी आपको चौके छक्के के लिए जाना है या 2 रन के लिए जाना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बॉल अच्छी नहीं मिल रही है तो पिच पे टिके रहना सबसे अच्छी बात है, और डिफेंसिव खेलना, यानी उस बॉल को छोड़ दीजिए, उसको जाने दीजिए, अगली बॉल का इंतज़ार कीजिए। कोई ना कोई वीक बॉल आपको ज़रूर मिलेगी अगर आप रुके हुए हैं पिच पे। लेकिन अगर आप ख़राब बॉल को मारने के चक्कर में आउट हो गए तो उसके बाद अगले आने वाली कोई बॉलें आपको नहीं मिलेंगी। यही ज़िंदगी का नियम है, यही मार्केट का नियम है, और यही हर खेल का नियम है कि हमें इंतज़ार करना होता है सही मौके का। जब वो मौका हमारे सामने आए तब तक हमारे पास में एनर्जी बची होनी चाहिए, पैसा बचा होना चाहिए उस मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए। ये ना हो कि हम अपनी सारी एनर्जी वो खराब बॉलों के ऊपर वेस्ट कर दी हो हमने, और जब हमें अच्छी बॉल आए हमारे पास में पैसे ही ना बचे हों, हम ट्राई मार मार के 10 स्टॉक इकट्ठे कर लें, उनके अंदर हमें लॉस हो जाए, और जिस दिन कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आए हमारे अकाउंट में पैसे ही ना हो। इस बात का आपको ख्याल रखना है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं अपने YouTube चैनल पर डिस्कस करता हूँ, ये साइकोलॉजी का पार्ट है, और आपको ट्रेडिंग करने के अंदर इस तरह की चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। खाली आपको चार्ट एनालिसिस नहीं आना चाहिए, आपको इन चीज़ों की भी समझ होनी बहुत ज़रूरी है कि कोई भी मार्केट में जब काम किया जाता है उसको किस तरीके से देखना होता है। और इस पॉइंट का यही मतलब है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखना है, और जब तक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपकी फेवर में नहीं है आपको दूर रहना है और सौदा नहीं डालना है। उसके बाद पॉइंट आता है पोटेंशियल एंट्री लेवल के। मैंने सब कुछ देख लिया सर, ट्रेंड भी देख लिया, सपोर्ट भी देख ली, रेजिस्टेंस भी देख ली, हर चीज नोट कर ली उस चार्ट के अंदर, और ये भी देख लिया कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या है। लेकिन अब आपको ये भी देखना है आपका पोटेंशियल एंट्री पॉइंट कौन सा होना चाहिए जहां से आपको रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा और रिस्क कम है। ऐसा भी हो सकता है जब आप चार्ट देख रहे हैं, मान लेते हैं आज शाम को बैठ के आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, आपको लग रहा है रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है, रिवॉर्ड तो है लेकिन रिस्क ज्यादा है, वेट कीजिए। हो सकता है वो स्टॉक आपको थोड़ा नीचे मिल जाए 1-2 दिन के अंदर, वहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो जब सही हो जाएगा तो आपको वहां सौदा बनाने में ज्यादा पैसे मिलेंगे और बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। तो पोटेंशियल एंट्री लेवल
बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको चॉइस करना है कि मैं इस रेट पे लेना चाहता हूँ। अगर ये स्टॉक इस रेट पे आ जाएगा तो मैं इसको तुरंत ले लूँगा, लेकिन अगर ये इस रेट पे नहीं आता है तो मैं इसको लेने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। तो इस वीडियो के अंदर, इस पार्ट के अंदर हमने मूविंग एवरेज की बात की और चार्ट की जो एनालिसिस है उसमें क्या क्या स्टेप देखने होते हैं आपको उसकी बात की। चार्ट को खोलने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो कैसे करना होता है, कैंडल स्टिक को कैसे देखना होता है, मूविंग एवरेजेस कैसे लगानी होती हैं, उनको कैसे फॉलो करना होता है, पैटर्न्स को कैसे रीड करना होता है, कोई ट्रेंड लाइन लगानी है वो कैसे लगानी है। यानी ओवरऑल चार्ट जब मैं खोलता हूँ, मुझे पहले कदम से लेकर आखिरी कदम तक क्या चीज़ें देखनी है वो हम बात करेंगे अगले वीडियो में आपसे। लेकिन फिर एक बार रिक्वेस्ट ये है कि अगले वीडियो में जाने से पहले इस वीडियो को और इससे पिछले वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं आया है, कोई दिक्कत लग रही है, दोबारा से देखिए इनको एक दो बार। आपको जब चीज़ें क्लियर हो जाएं, चार्ट के ऊपर आप जाएं, आपको समझ में आना शुरू हो जाए, तब आप अगले वीडियो पे जाएं, उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी।